नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह कैंथुरा। साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके साथ। साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत के अमृतकाल को लेकर। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ PS पांगती जी हैं, जो कि अपर आयुक्त हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय मामले विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल जी भी मौजूद हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले पांगती जी, आपके पास आ रहा हूं। और जिस तरीके से 11 वर्षों का एक सफलतम कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, और उसको एक थीम भी दी गई है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, कैसे आप देखते हैं इसे? बिल्कुल, पिछले 11 साल विभाग के तौर पे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के यात्रा के तौर पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें सुधार हुआ है। और अगर हम 11 साल से पहले अगर देखते हैं तो PDS लगभग मैनुअल रूप में ही चला करता था, लेकिन इस 11 वर्ष के दौर में सारा कुछ डिजिटाइजेशन हुआ है, कंप्यूटराइजेशन हुआ है, बहुत सारे नवाचार हुए हैं। और खाद्य विभाग के द्वारा बहुत सी ऐसी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है जिसने खाद्य विभाग में और जो कार्ड धारक हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी है। जैसे मैं कह सकता हूँ ONRC, एक ये बिल्कुल ट्रेमेंडस काम खाद्य विभाग ने किया, जिसमें कोई भी देश के किसी भी एक क्षेत्र का जो लाभार्थी राशन कार्ड धारक है, वो देश के किसी भी राज्य से अपने राशन कार्ड में राशन ले सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हम PDS के अंतर्गत में देखते हैं। बिल्कुल। मनोज जी, आपसे सवाल यह है कि गरीब से लेकर ग्लोबल पॉलिसी तक हमने सरकार के कामों को देखा है। इन 11 वर्षों को किस तरीके से आप एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, 11 वर्ष तो क्या कहूँगा मैं, PLSF की जो सर्वे रिपोर्ट है 2023-24 की, उसके आधार पे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट में ये लगा लीजिएगा कि 24.82 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए हैं और मेन प्लेटफॉर्म में आए हैं। तो ये 11 वर्ष बहुत कीमती इस भारत की गरीबी के लिए रहे, जिन्होंने गरीबी रेखा को पार करके और मध्यम वर्गीय में आने का, ये उसमें शामिल होने के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रयास है। इसमें ग्रामीण जो बेरोजगारी रही है वो भी बहुत कम हुई है। पहले जो ग्रामीण बेरोजगारी थी 5.3 थी, अब वो घट के 2.4% तक ये बताया जा रहा है कि ये आंकड़ों के आधार पर इतना कुछ है। तो ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि इन 11 सालों में हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़े हैं। और विकसित भारत की जो एक परिकल्पना को लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े हैं, उससे लगता है कि आने वाले कल में फिर कुछ और अमेंडमेंट होगा। 11 वर्ष हमारे लिए स्वर्णिम काल के तौर पे देखे जाएंगे, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर आपने। और पांगती सर, क्योंकि अगर देखा जाए तो शुरुआत बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि खाद्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसके माध्यम से हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि जहाँ पर लोगों के साथ सीधा समन्वय, सीधा कनेक्ट है। लेकिन पोषण और गुणवत्ता से शुरुआत करता हूँ। इसी को लेकर जो है पोषण मिशन अभियान भी चलाया गया था, उसकी सफलता क्या है देश और अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें? देखिए, पोषण के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जितना भी जो चावल वितरित होता है, वो चाहे PDS के अंतर्गत में हो, वो चाहे मिड डे मील के अंतर्गत में होता हो, या फिर जो महिला बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत में भी जो राशन वितरित होता है, सभी योजनाओं में चावल को FRK के माध्यम से वितरित करने का निर्णय लिया है। और हम पिछले 2 साल से FRK का मतलब है फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, जिसमें हम उसको गुणवत्ता युक्त बना देते हैं, जिसमें फोर्टिफाइड किया जाता है, जिसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है, ये सब कुछ को मिश्रित करके चावल बनाया जाता है। और इससे जो जितने भी लाभार्थी हैं, जो ये समस्या रहती है देश के कई हिस्सों में कि महिलाओं को जो है पोषण नहीं मिल पाता है या बच्चों को, तो फोर्टिफाइड चावल एक बहुत मील का पत्थर रहा है, जो PDS इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। और अभी हम 100% करीब जितना भी राशन हमको मिल रहा है, हम फोर्टिफाइड राशन ही वितरित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई सर, और हमारी बातचीत जारी रहेगी। अब जो 11 वर्ष हैं उसके सफलतम इस कार्यकाल पे और कैसे इसका जो सीधा लाभ है वो मिल पाया है, उसको लेकर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट भी तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं।
विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को शासन की प्राथमिकता बनाते हुए आम जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन किए हैं। केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने देश के करोड़ों गरीबों, किसानों और महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाया। इतना ही नहीं, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस जैसी अभियानों ने सुशासन को तकनीकी सशक्तिकरण के साथ जोड़ा, जिससे सरकारी सेवाओं की पहुंच सरल और पारदर्शी बनी। इन 11 सालों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। कोई भूखा न सोए, इसको ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। साथ ही मुफ्त वैक्सीन अभियान और आर्थिक सहायता योजनाओं ने संकट की इस घड़ी में गरीबों को राहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, बीते 11 साल में हमारी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। इस दौरान हमारी उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व हैं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश को आगे ले जाने के अपने इन प्रयासों के साथ हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। सरकार की ओर से शुरू की गई डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर दिए जोर ने पारदर्शिता और अंतिम व्यक्ति तक तेजी से लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित किया। इन प्रयासों से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। मनोज, जैसे एक आपने शुरुआती इस बात से की कि जो सरकार भी कह रही है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, और आपने आंकड़े के साथ उसका जिक्र किया कि कैसे जो है गरीबी हमने देखी और वो कम आया, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने निकल कर आई हैं। अब उत्तराखंड में अगर देखें तो अगर हम बात करें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर, तो उसका किस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि ग्राउंड पर लोगों को लाभ मिल रहा है? देखिए, ग्राउंड पे कई योजनाएं हैं, जैसे इसमें महिला श्रम की भी भागीदारी है। हाँ। सिर्फ बेरोजगारी पुरुषों में नहीं थी, या जो गरीबों के बीच महिला श्रम में मनरेगा जैसे है, PMUY योजना है, ये इन्होंने जो गरीब जिनको वास्तव में भुखमरी के दौर का था, उनको पहले 182 रुपये मिलता था प्रतिदिन दिहाड़ी, अब 202 रुपये हो गया है। तो इस तरीके से ये जो शुरुआती दौर कौशल विकास प्लेसमेंट के लिए बहुत रोजगार योजनाओं में 10 लाख लोग जो गरीब थे उनको व्यवसाय मिला है, रोजगार मिला है। और 15 रोजगार योजनाएं, सरकारी नौकरियों का एक 10 लाख सरकारी नौकरियां इस दौरान क्या कहते हैं जारी हुई हैं, वो बेरोजगारों के लिए और गरीबों के लिए। योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बड़ी लाभान्वित साबित हो रही है गरीबों के दृष्टिकोण से देखा जाए। इसमें राष्ट्रीय करियर सेवा है, आपका शिक्षा सुधार है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी है, मेक इन इंडिया है, और छोटे मोटे जो काम, जो मजदूर थे, मजदूर दर्जे के लोग थे, उनके लिए भी काम तलाशे गए हैं। छोटे से छोटे काम आपने देखा होगा कि हथकरघा जोड़ा किया, मिट्टी के बर्तनों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक नई खूबसूरती दी। मेक इन इंडिया में वो रोजगार जो लगभग बंद हो रहे थे, जिसमें गरीब और गरीब होता जा रहा था, उसको गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को और आगे क्या कहते हैं बहुत खूबसूरती से रखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि आप उत्तराखंड के परिवेश में, अगर मैं कहूँगा, कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारा पहाड़ी अन्न मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेगा। आज देखिए अपना कोदा, झंगोरा, मंडवा, ये जो जिसको हम अगर कोई मेहमान घर पे आ गया छुपाया करते थे, आज उनके रेट देखिएगा। कोदा 80 रुपये किलो है और झंगोरा आपका 120 रुपये किलो जा रहा है। तो ये योजनाएं
एक टैरिफ के हिसाब से कैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल तक इनको रखा जाए, कैसे गरीबों को उत्थान के ओर विकसित भारत में शामिल किया गया, ये किया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का एक जो स्वप्न था उसको साकार करने में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। जी, PS मांगती जी, वन नेशन वन राशन कार्ड और ये कितना प्रभावी साबित हो रहा है और कितना महत्वपूर्ण भी है और लोगों को कैसे इस पर सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड खाद्य विभाग की एक बहुत बड़ी सफलता है और हमेशा से ये एक समस्या रहती थी कि जो माइग्रेंट लेबर्स होते थे, खासकर उत्तर प्रदेश से हम देखते हैं, बिहार से या उड़ीसा से, कई राज्यों से, और इवन हमारे उत्तराखंड के भी बहुत सारे जो माइग्रेंट लोग होते हैं, तो राशन कार्ड उनका उस राज्य में चल रहा होता था, लेकिन जब वो दूसरे राज्य में जाते थे तो उस महीने के राशन से वंचित हो जाते थे। तो इस बारे में विचार किया गया और तकनीकी का सहारा लेते हुए, और मैं कहूँगा बहुत बड़ी सफलता है कि कोई भी राशन कार्ड धारक कहीं से भी देश के NFSA का, यदि वो अंत्योदय का या PHS का राशन कार्ड धारक होगा तो वो अपना राशन प्राप्त कर सकता है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड इतना छोटा राज्य होते हुए भी, जबकि बहुत छोटा राज्य है, हम पूरे देश में लगभग 6वें नंबर पे हैं और ONRC में लगभग 18 राज्यों के जो लेबरर्स हैं या जो माइग्रेंट्स लोग हैं वो यहाँ पे राशन ले रहे हैं हर महीने। हाँ। और ये देश के लिए भी और हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सफलता भी है और इसको देख करके हमें कभी बहुत खुशी भी होती है। जी, अब इसमें और कुछ थोड़ा सा और समझना चाहें, किसी व्यक्ति को लगता है क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको पूरा करना हो, इसको लेकर अगर जानकारी कि कैसे कुछ लोग ले सकते हैं राशन? उसको नंबर 1 अपना आधार लेकर के, हाँ। अगर कोई मान लीजिए कि उत्तराखंड का कोई व्यक्ति है, उसका NFSA का कार्ड यहाँ पे बना हुआ है और वो दिल्ली में काम कर रहा है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या कोई बिहार का है हमारा साथी और हमारे उत्तर प्रदेश के कोई भाई हैं और अगर किसी भी अन्य राज्य में रह रहे हैं, यदि उस राज्य का उनके पास में राशन कार्ड NFSA का, अंत्योदय या PHS का बना है, तो वो अपना राशन कार्ड या फिर केवल आधार नंबर लेकर के किसी भी राशन की दुकान में जा करके ये लाभ ले सकते हैं। जैसे ही वो अपना आधार नंबर वहाँ एंटर करता है या राशन कार्ड नंबर एंटर करता है तो उसकी जो भी इंटाइटलमेंट होता है वो तुरंत दिख जाता है और वो वहाँ से राशन अंगूठा लगा करके, और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आज पूरे देश में और इवन हमारे उत्तराखंड में भी हम 100% जो वितरण कर रहे हैं अंगूठा लगा करके, यानी बायोमेट्रिक माध्यम से, और हम लोग लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल भी एक नई चीज़ हम लोगों ने ऐड कर दी है कि जो भी राशन हम वितरण कर रहे हैं वो बायोमेट्रिक माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल के इंटीग्रेशन के बाद ही हम लोग उनको वितरित कर पा रहे हैं। तो अब जितने भी हमारे श्रोता होंगे वो इस बात से लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे वो यहाँ पर इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। मनोज जी, क्योंकि ये जैसा आपने ये जिक्र किया कि गरीब को कैसे उसका उत्थान किया जाए और आर्थिकी से कैसे उसे सुदृढ़ और मजबूत किया जाए, उसी पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, जब 10 वर्ष हम मुद्रा योजना के जो है पूरे हुए और उसके बाद अगले 10 वर्षों की भी कार्य योजना उस पर तैयार की गई है, ये कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ उत्तराखंड में अगर इसे देखें तो? दरअसल ये गरीबी रेखा को पार करने के लिए सुशील तेंदुलकर रिपोर्ट 2011-12 में बनी और उसके बाद 2023-24 में मुद्रास्फीति में जो मुद्रा योजना है इस पर आधारित काम किया गया। जी। ये बैंकों के हिसाब से और गरीब तक पहुंचने के हिसाब से मुझे लगता है एक बहुत सुदृढ़ और सुगढ़ योजना है। भले ही ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बैंकों की उदासीनता भी है, बैंक गांवों तक नहीं पहुंच रहा है। ये बैंक इस डर से कि पता नहीं अगर हम किसी को मुद्रा लोन देते हैं वो लौटाएगा भी कि नहीं, उसकी पहले चिंता कर लेता है। ग्रामीण बेचारा झिझका हुआ गरीब आदमी पहले ही टूटा होता है, उसको लगता है कि मुझे कहीं इस ब्याज के दर में जो मेरी रही सही भी है वो भी ना लौट जाए। तो मुद्रा योजना को जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुद्रा योजना के प्रचार प्रसार के लिए आज भी मुझे लगता है कि थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है ताकि उस गरीब तक पहुंचे, उस आखिरी गरीब तक पहुंचे जो वास्तव में रोजी रोटी की तलाश में भटकता फिर रहा है। अब देखिएगा ना कितनी सारी, अब वो एक नमो ड्रोन दीदी योजना है, ड्रोन दीदी योजना, उसमें खेतों के लिए, कृषि कार्यों के लिए ड्रोन की प्रशिक्षण हो रहा है और मेरे ख्याल से 1100 ड्रोन दीदी लाभान्वित हो गई है। 15,000 अभी और लाभान्वित होने की लक्ष्य जो है उसकी इस 2025 तक मेरे ख्याल से पूर्ति होनी है।
और आप उज्ज्वला योजना में देखेंगे एलपीजी ने कितना हल्का कर दिया सिर का बोझ। नहीं तो ग्रामीण महिलाएं सुबह लकड़ी लेने जाती थी, शाम को लकड़ी लेके आती थी, फिर वो प्रदूषण उस धुएं में आंखें खराब करती थी, सबके लिए रसोई बनाना। आज देखिएगा 6 सिलेंडर आपको फ्री मिल रहे हैं और 8 पे सब्सिडी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक विकसित भारत की परिकल्पना में जो चूल्हा चौका रोजी और रोटी इस सब को बेसिक बना के बहुत सारी योजनाओं का एक प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनका लाभ हमको इन 11 सालों में मिल रहा है। बिल्कुल। PS पंकज, जब हम बात 11 सालों की करते हैं तो इसी बीच कोविड-19 का दौर भी आया और खाद्य विभाग ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखा न सोए, और वो हमने देखा भी कि उस वक्त कैसे तमाम नीतियां बनाकर और लोगों तक जो है राशन को पहुंचाया गया। कोविड-19 का जो दौर था, इससे पहले अगर हम देखें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खाद्य जो है अस्तित्व में आया तो उसके बाद भी बहुत सारे जो है अकाल भी देखने को मिले और ये कोविड-19 का दौर भी था। लेकिन उस वक्त क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, कितने चैलेंजेस थे सामने और कैसे उसको पूरा किया गया, और कितना हमें समझना भी चाहिए कि खाद्य विभाग कितना महत्वपूर्ण है एक सीधे व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल। खाद्य विभाग की यात्रा को अगर हम देखते हैं जी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है खाद्य विभाग अस्तित्व में आया था और 75 वर्ष आज़ादी के बाद के अगर 75 वर्ष की यात्रा को अगर हम PDS को देखें तो जैसे आपने कहा कि हमने अकाल भी देखा और हमने कई युद्ध भी देखे और हमने देखा कि देश में जो है हमारे पास कृषि उपज नहीं थी और हम विदेशों से जो है अनाज मंगाया करते थे। तो उस दौर में भी PDS ने अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है भारत सरकार का, वो पूरी दुनिया में यूनिक है। और अगर हम कहीं अन्य देशों में भी अगर देखें तो इतनी इस तरह का PDS कहीं नहीं दिखाई देता है। और आपने जैसे बताया कि कोविड के लिए तो हम सब लोग भी इसके साक्षी रहे और कोविड हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, न केवल हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए। और अगर आप ये भी देखेंगे पूरी दुनिया ने कोविड को जिस तरीके से फेस किया, लेकिन अगर हम भारतवर्ष के संदर्भ में देखें तो खाद्य के मामले में, अगर फूड सेफ्टी के मामले में अगर देखें तो खाद्य विभाग ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और इस पूरी अवधि में जो करीब लगभग 2.5 साल के अप्रैल 2020 से ये चला और करीब 22 एंड तक कोविड का पीरियड हम लोगों का जो रहा, तो इस 28 महीने में हम लोगों का ये अनुभव रहा है जिसके हम लोग स्वयं साक्षी भी रहे हैं। खाद्य विभाग ने ये सुनिश्चित किया कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और फूड की सेफ्टी दी। इसके लिए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आप देखेंगे उन्होंने पूरी इस अवधि में 28 महीने देश के जितने भी 80 करोड़ की जनता थी उनको निःशुल्क राशन, एक तो NFSA में रेगुलर राशन दिया ही दिया, यानी अगर अंत्योदय कार्ड धारक था तो उसे 35 किलो खाद्यान्न तो उसके 2 रुपये 3 रुपये में दिया, उसके अलावा 35 किलो राशन उसको एडिशनल निःशुल्क दिया गया। और तब से लेके आज तक, और 1 जनवरी 2023 से लेके आज तक और अगले 2029 तक भी जो PMGKY जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में है, उसमें जो है सारे 80 करोड़ जनता को, और हमारे देश के संदर्भ, हमारे राज्य के संदर्भ में कहेंगे तो 61 लाख लोगों को हम जो है निःशुल्क खाद्यान्न हर महीने दे रहे हैं। बिल्कुल। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है सर कि 61 लाख लोग हैं जो उत्तराखंड के, जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं हर महीने जिनको ये लाभ मिल रहा है। अब उत्तराखंड में कितनी कारगर हो रही है सब, जैसे कि सर ने तो आंकड़ा बता दिया कि 61 लाख लोगों को प्रत्येक महीने गरीब अन्न कल्याण योजना है उसके माध्यम से लाभ दिया जा रहा है, फ्री राशन देते हैं। एक स्वप्न सा लगता है कि आपको 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं लगातार उस परिवार को मिल रहा है जो नीडी है। और मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ तो हमारी पूरी जनसंख्या उत्तराखंड की अभी वर्तमान में, और उसमें 61 लाख लोग अगर इसका लाभ ले रहे हैं, भरण पोषण के लिए लाभ ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक जो खाद्य आपूर्ति विभाग का जो टारगेट है वो उसका क्या कहते हैं, बहुत बड़ा एक हिस्सा प्रदेश की सेवा में लगा हुआ है। ये मानने और जानने वाली बात है। इसमें कई चीज़ें हैं, खाद्य आपूर्ति से लेकर एक गुणवत्ता आई है। एक दौर था कि जब राशन की दुकान में चावल और ये गेहूं आते थे
तो सबसे निखत गेहूं और चावल उत्तराखंड के लिए। जैसे कि हमने जिक्र किया था, पोषण मिशन अभियान चलाया सरकार ने इसके लिए, और कि आज गुणवत्ता जो का ख्याल चावल रखें। आ रहा है उसका स्वाद देखिए आप। मैं किसी दूरदराज के गांव में था तो वहां मैंने कहा ये चावल इतना स्वादिष्ट कैसे है? बोले जी ये जो खाद्य योजना के तहत मिलता है वो चावल है। अबे मैंने कहा हम इतना महंगा चावल जो देहरादून में खा रहे हैं उसके तो कई गुना अच्छा स्वादिष्ट चावल ये है। तो ये आप सिर्फ आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति से रिलेटेड नहीं है, आपने गुणवत्ता क्या दी वो एक बड़ा क्या कहते हैं इसमें लक्ष्य है। और इसके लिए यकीनन हमारा जो महकमा है उत्तराखंड का खाद्य विभाग, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। पूरा मेरे ख्याल से उत्तराखंड शासन, प्रशासन और सरकार तीनों को बधाई देनी चाहिए। जी सर, उत्तराखंड में पोषण की गुणवत्ता को लेकर आप लोग किस तरीके से आप लोगों का अभियान रहता है, या कैसे उसे आप सुनिश्चित करना चाहते हैं? जैसे कि सर ने तो उदाहरण दे दिया कि गांव में गए तो सब अच्छा है। देखिए, जो पीडीएस में हम लोग को खाद्यान्न प्राप्त होता है और गेहूं हम लोग एफसीआई के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और जो चावल होता है वो हम खाद्य विभाग स्वयं जो अपने जितनी हमारी मांग है वो हम जो है स्वयं खाद्य विभाग के माध्यम से और यहीं परचेज करके हम लोग धान परचेज कर लेते हैं, और उसको हम अपनी जितनी हमारी मांग होती है उतना हम लोगों को यहीं से प्राप्त हो जाता है। तो हमारा खाद्य विभाग ही इस काम को भी कर रहा है। और हम लोगों का ये बिल्कुल जैसे आपने अभी बताया सामने ही कि पिछले मैं भी बहुत लंबे समय से इस विभाग को देख रहा हूँ, गुणवत्ता के संबंध में यदा कदा कोई बहुत छोटी मोटी कोई स्थितियाँ आई होंगी, गुणवत्ता के संबंध में अब कोई इस तरह की शिकायतें प्राप्त नहीं होती है। और पूरी खाद्य विभाग इसके लिए पूरा दृढ़ संकल्प है, एफसीआई भी इसके लिए और इवन खाद्य विभाग भी, कि हम लोग गुणवत्ता पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है विभाग के। जी, बहुत महत्वपूर्ण है सर। शिकायतों की जब बात आ रही है, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ जानना चाहते हैं या उनको किसी योजना तो है लाभ नहीं मिल रहा है, या कोई शिकायत करना चाहते हैं गुणवत्ता को लेकर ही, भले ही वो शिकायत हो, इसके लिए क्या फोरम है, क्या कैसे हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि कैसे वो अपनी बात को रख सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड के संदर्भ में मैं बताऊंगा कि शिकायत निवारण का एक बहुत ही सही मैकेनिज्म बनाया गया है, और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सीएम हेल्पलाइन बनाई गई है 1905। और कोई भी व्यक्ति यदि उसको न केवल हमारी खाद्य विभाग से संबंधित गुणवत्ता के संदर्भ में हो, या राशन के दुकानों के संबंध में, या किसी अन्य के अलावा भी वो कोई भी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में 1905 पे वो कर सकता है, नंबर 1। और जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि उसको बहुत ही तत्परता से उसका निस्तारण किया जाता है। और खाद्य विभाग के स्तर पर भी सभी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम जितनी भी शिकायतें आती हैं उसको पूरी तत्परता से उसका निस्तारण करते हैं। इसके अलावा भी भारत सरकार ने सारे राज्यों में 1967 एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, वो भी हमारे एनएफएसए के लिए, स्पेशली अगर एनएफएसए के लिए कोई शिकायतें आती है तो 1967 1967 पे वो उस पर कॉल करके शिकायत हमारे पास में दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा भी एक टोल फ्री नंबर और भी है खाद्य विभाग के द्वारा, वो है हमारा कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर से चलता है टोल फ्री नंबर 1800 180 4188। तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कोई भी हमारे कार्ड धारक हो या कोई भी कंज्यूमर हो, अगर या कोई भी अगर अपनी शिकायतें अगर दर्ज कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इन माध्यमों से हमको शिकायतें दे सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण सर, आपने नंबर भी बताया कि कैसे उसको, और ये बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी जो हमारे दर्शक हैं उनको मिल जाएंगी कहाँ पर जो है शिकायतें कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट का माध्यम हो, वहाँ से भी वो देख सकते हैं। सर, मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक कॉमन सा सवाल है कि नए राशन कार्ड जो बनते हैं वो कैसे बनाए जाएँ, कोई जो नए उपभोक्ता हैं जो पात्र हैं, लाभ लेना चाहते हैं, कहाँ पात्र हैं, वो किस तरीका कार्ड बन सकता है, उस पर आपसे जानकारी। जी हाँ, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि जो दर्शक देख रहे होंगे उनमें से उनके मतलब की भी ये बहुत ज़रूरी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्चुअल में राशन कार्ड हमने शुरू से देखा है कि राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज के रूप में माना जाता है, और इस समय हमारे राज्य में 3 तरह के राशन कार्ड बनाए जाते हैं। नंबर 1 तो अभी मैंने जैसे बताया कि एनएफएसए का, जिसमें अंत्योदय का राशन कार्ड होता है, जो सबसे गरीब लोग होते हैं, जो जिसे हम अंत्योदय नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो अत्यंत गरीब हैं। और दूसरा होता है पीएचएच राशन कार्ड, जो प्राइमरी हाउस होल्ड्स होते हैं। तीसरा एसएफवाई। जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं वो उनके लिए मानक है कि बहुत अत्यंत गरीब हो, और उसके लिए 4,000 रुपये पर मंथ की लिमिट है कि अगर 4,000 रुपये मासिक आय से उसकी अगर नीचे होगी, और अगर वो कोई स्पेशल कार्य करने वाला भी हो सकता है, मान लीजिए कि
कोई इस तरह का कार्य कर रहा हो जो कूड़ा बीनने का काम कर रहे हों, या कोई एक इस तरह का काम जो हम समझते हैं कि सभी लोग सामान्य रूप से नहीं करते हैं, वो रिक्शा चला रहा है या कोई ऐसा कार्य कर रहा हो, उसको स्पेशली हम लोग उसमें प्राथमिकता देते हैं और आय उसके लिए एक महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से जो उनके लिए हम लोग गुलाबी राशन कार्ड जारी करते हैं। दूसरा एक सफ़ेद राशन कार्ड होता है PHS में, तो उसमें 15,000 रुपये अगर किसी परिवार की मासिक आय उससे कम हो तो उसके हम जो है सफ़ेद राशन कार्ड उसके लिए बना पाते हैं। और तीसरा राशन कार्ड है हमारा पीला राशन कार्ड, जिसको हम लोग SFY बोलते हैं, और स्टेट फूड योजना भी हमने कहा है। तो इस तरह के 3 तरह के राशन कार्ड हम बनाते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को इन तीनों कैटेगरी में कहीं राशन कार्ड बनाना है तो 2 तरह की प्रक्रिया है। एक तो शहरी क्षेत्र की प्रक्रिया है, दूसरी ग्रामीण क्षेत्र की प्रक्रिया है। शहरी क्षेत्र में सभी जनपदों में जिला पूर्ति कार्यालय हैं, उसके अलावा तहसील लेवल पर भी सारे तहसीलों में हमारे ARO बैठते हैं या पूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर्स वगैरह बैठते हैं। उनसे संपर्क करके जांच पत्र उनको प्राप्त करना होता है और जांच पत्र को भर के उनको उन कार्यालय में जमा करके वो राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग, अब क्योंकि काफ़ी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो कई लोग जो है ऑनलाइन भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं वेबसाइट बता देना चाहता हूं कि हमारी है www.uk.gov.in। ये हमारे खाद्य विभाग की वेबसाइट है। इसमें जाकर के भी वो जांच पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई अगर उन कार्यालय में नहीं जा पाते हैं तो इस वेबसाइट में जाकर के वहाँ जांच पत्र इंक्वायरी फॉर्म को ले करके उसको ऑनलाइन भी भर करके जमा कर सकते हैं और हमारे कार्यालयों में भी कर सकते हैं। जी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय होते हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, उनसे भी संपर्क करते हुए अपना जांच पत्र लेकर के वहाँ भर सकते हैं। और अगर किसी को कोई समस्या होती है तो मैंने बताया है कि ये कुछ जो नंबर सभी टोल फ्री नंबर है उनसे भी हम संपर्क ले सकते हैं, और हमारे DSOs के ऑफिस हैं और इंस्पेक्टर्स के ऑफिस में भी संपर्क किया जा सकता है। ठीक है मनोज जी, अब आपके पास आता हूँ। जैसे कि हम लोग बात ही कर रहे थे, सर ने बताया, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो लोगों को जानकारी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है, और आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल भी रही हैं। जैसे कि अगर हम सरकार ने इन 11 वर्षों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रही, खाद्य सेट कर बात कर रहा हूँ, विदेश नीति को लेकर और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर, और इसी बीच हमने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी देखा। इस पर ज़रूर आपकी एक राय जानना चाहूँगा। क्या बात है, ये तो दिल खुश करने वाली बात है। और एक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत, क्योंकि हमारे उत्तराखंड मेरे ख्याल से हर घर से एक फौजी है, और जब राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र देश और विदेश नीति पे बात आती है जी। तो मोदी जी का वो चेहरा देखकर गर्व से सीना पहले ही चौड़ा हो जाता है कि अरे यार, विदेशों में वो जब गरजते हैं तो लगता है कि हाँ, पहली बार भारत को एक ऐसा प्रतिनिधित्व मिला है जो बिल्कुल स्वच्छंद शेर की भांति पूरे विश्व में घूम रहा है। रही बात पहलगाम हमले के बाद, जो सिंदूर ने पूरे वर्ल्ड वाइड एक तहलका मचाया है, जो यूरोपीय देश समझने लगे कि यार सिंदूर की क्या वैल्यू है। सिंदूर मांग में सस्ता, तो उन्होंने देखा था, ये उन्होंने कहा ये सिंदूर है क्या। आज देखो सिंदूर का पौधा प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री आवास में भी लगा दिया है। जिस योजना के तहत पाकिस्तान में अपने रॉकेट दागे गए और जो त्राहिमाम मचा है पूरा वर्ल्ड, आज की रिपोर्ट है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने, विशेषकर वायुसेना ने ये डिक्लेयर किया है कि हथियार हर कोई बना सकता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन, उनके टारगेट फिक्स करना और उनकी सैन्य बल जो भारत के पास है वो विश्व में कहीं नहीं है, ये कहा जा रहा है। चाइना भी फैन हुआ है। जब 2 विश्व की बड़ी शक्तियां इस दौरान, ये हमारी जो विदेश नीति है या सीमा सुरक्षाओं को लेके या जवानों को लेके है, इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ी बात कह सकते हैं, तो यकीनन हमें भारतवर्षी और भारतीय होने में गर्व होना चाहिए कि हाँ, जो आज हमें केंद्र सरकार दे रही है, जिस सुरक्षा की बात होती है, जिस देश प्रेम की बात होती है, जिस विदेश नीति की बात होती है, वो कहीं ना कहीं हमें खड़ा करने में विश्व के आगे कि हम भारतीय हैं, जी, एक बड़ा नाम देती है। बिल्कुल ठीक है सर। चलते चलते सर, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे दर्शकों के लिए आपकी ओर से एक संदेश कि कैसे वो तमाम योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, और जो योजनाएं हैं वो उनके लिए हैं, उनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो मैंने अपना वेबसाइट आपको बताया है कि www.uk.gov.in, तो उस पे जा कर के हम सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने बहुत सी योजनाओं के बारे में हमने अभी चर्चा भी की है, वहाँ सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं। और मैंने कुछ टोल फ्री नंबर्स वगैरह भी किए हैं, उसका भी लाभ दर्शक ले सकते हैं जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि विगत 11 वर्ष में और जो यात्रा रही है पीडीएस की, वो बहुत ही शानदार रही है। और ये प्रयास है भारत सरकार का भी और राज्य सरकार का भी और खाद्य विभाग का कि जो वास्तविक पात्र लाभार्थी है उसको ही राशन प्राप्त हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो। उसी के लिए भारत सरकार भी और हम सब उसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है सर कि पारदर्शिता के साथ सभी चीज़ें चल रही हैं, उसी के लिए संकल्पबद्ध सरकार भी है। मनोज जी, चलते चलते आपका संदेश लोगों के लिए। मुझे लगता है कि खाद्य आपूर्ति ही नहीं, हर क्षेत्र में आपको देखना चाहिए, लेकिन खाद्य, जल, जंगल और जमीन अगर रहे तो खाद्य आपूर्ति भी आपके साथ साथ रहेगी। हर एक को, चाहे किसान हो, गरीब तबका हो या आम मध्यम वर्गीय हो, उत्तराखंड के लिए जो सोर्सेस केंद्र सरकार के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम सकारात्मक पहल के तहत, सकारात्मक सोच के तहत कहीं तो उसका रसवादन लेने के साथ साथ जयगान भी करें, ताकि सरकार को एक स्फूर्ति मिले काम करने का। एक जो जिजीविका है उस पर वो और सुगढ़ता के साथ आगे बढ़े, ये मेरा मानना है। PS पंक्ति जी और मनोज अष्टवाल जी, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप अपना वक्त निकाल के आए और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। थैंक यू। तो आज हमने बातचीत की साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम में इन 11 सालों के सफलतम कार्यकाल की और इन 11 सालों में क्या कुछ बदला और कितनी योजनाएं सरकार की आप तक पहुंच रही हैं। साथ ही वो जानकारी भी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि उन योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।